ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित होना, इसका केवल एक मतलब नहीं निकालना जाना चाहिए कि जगह नहीं मिली। इसका एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है। दिल्ली ते ही तख्त रख तो महाराष्ट्र आमचा। और भजी पाव या भजिया पाव क्या कहेंगे उसको? मराठी में भजिया नहीं बोलते, भजी बोलते हैं, अच्छा, तो इसलिए भजी पाव। पाव यानी ब्रेड हो गया और भजी यानी वो भजी पकौड़ियाँ हो गई, बेसन की उसको- पकौड़ी। ममता बाल सदन में 75 अनाथ लड़कियां हैं और वही लड़कियां ये सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। इस पेंटिंग में आप देखिए सारे लोग जो है वो राइट है, यानी फ्रंट फेसिंग है। ये जो साहब है ये ही सिर्फ थोड़ा महाराज की तरफ देख रहे हैं। सोशल वर्क बोले तो कौन सा रियल सोशल वर्क जो बोल रहे हैं, ब्राह्मणेतर एक कम्युनिटी ब्राह्मण उच्च वर्णीय खुद को समझते थे, वो लोग छोड़कर उन पिछड़े हुए लोगों के लिए उन्होंने काम किया। क्या इस तरह की साउंड है मराठी लिटरेचर में कि जो साहित्य ब्राह्मणेतर है वो एंटी ब्राह्मण भी है या अपने कास्ट के एस्टेब्लिशमेंट का साहित्य है? तो महाराष्ट्र के अंदर मराठा कम्युनिटी बोलते वो ठीक है, मगर ब्राह्मण लोग उनको नजदीक नहीं आने देते थे, वो उनका हाथ का पानी नहीं पीते थे। सोसाइटी में जो भी राइटर्स है, ऑथर्स है, वो जो चीज़ें लिख रहे हैं, यानी सोसाइटी का जो मिरर है, वो दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। जब तक आप ब्रिटिश सेवा में है तो तब आप रिफॉर्मिस्ट के भूमिका में आ जाते हैं, तब आप सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। लेकिन जब आप रिटायर हो जाते हैं और आपकी पेंशन शुरू हो जाती है तो वापस अपने जो टच मी नॉट आपका जो एटीट्यूड है उसमें आप चले जाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और हम लोग आए हुए हैं इस समय अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में। मैं और मेरे साथी अक्षय शेड़के। अक्षय भी लल्लन टॉप में है, मैं भी लल्लन टॉप में हूँ और ये वीडियो भी लल्लन टॉप में है। और इस वीडियो को शूट करने वाले सौरभ और शुभ, वो दोनों लोग भी लल्लन टॉप में हैं। वो वाले सौरभ नहीं है, ये दूसरे सौरभ हैं जो कैमरे के पीछे हैं। तो हम लोग आए हैं दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में, जहाँ पे इस अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का 98वां संस्करण आयोजित है। 98th 98 साल से ये एक आयोजन हो रहा है देश में। मैं अंदर गया अक्षय भाई, तो बहुत सारे लोगों से बात की और वो ये बोलने लगे कि ऐसा क्या है, इतना बड़ा इवेंट है और इतना कम कवरेज मिल रहा है। इवेंट है 21, 22, 23 फरवरी का, आज दूसरा दिन है। कितना बड़ा इवेंट है, लोगों की शिकायत है। ये सब इवेंट के बारे में पता चले तो हम ज़्यादा समझ में भी पाएँ इसके बारे में क्या है ये पूरा मामला। तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ। ये जैसे अभी 98वां संस्करण है, तो इसकी शुरुआत 1878 में महादेव गोविंद रानडे, जस्टिस रानडे, उन्होंने की थी अपने साथियों के। ये उस टाइम पे जज थे, ब्रिटिश कालीन, इसलिए जस्टिस रानडे कहते हैं। तो जो इंडिया की जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स है उसमें बहुत बड़ा नाम है जस्टिस रानडे का। तो उनके साथी और उनके साथ इन्होंने पुणे में इसकी शुरुआत की थी। तो उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद अगर आप देखें तो 1954 में नेहरू की अध्यक्षता में यहाँ दिल्ली में भी हुआ था एक बार। और अभी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी कल जो इनॉग्रेशन फंक्शन था उसमें चीफ गेस्ट एज ए बुलाए गए थे। तो परंपरा ऐसी रही है और शहर बदलते हैं और दिल्ली में ये दूसरी बार हो रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ आयोजन कितना बड़ा है, इसके बारे में बात करें। बाकी अंदर की शिकायतें, लोगों के जो नुआंसेस हैं उस पर तो डिस्कशन करेंगे ही अक्षय भाई। अब जैसे अक्षय भाई ने बताया कि ये आयोजन जब कल शुरू हुआ तो पीएम नरेंद्र मोदी और एनसीपी शरद पवार गुट के नेता और शरद पवार खुद यहाँ पे मौजूद थे। पीएम मोदी का वो वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वो शरद पवार के गिलास में पानी पलट रहे थे और उसके बाद बहुत सारा हल्ला मचा था नहीं। और उसके बाद पीएम मोदी ने एक भाषण भी दिया था जिसके कई सारे हिस्से मराठी में भी थे। सुना था आपने वो भाषण? हाँ, मैंने बिल्कुल थोड़ा सुना होगा, कई चंक्स वगैरह में। बिल्कुल चंक्स में सुना है। जो इस बार की अध्यक्ष है तारा भवाड़कर, तो उनके भाषण के बाद पीएम मोदी का भाषण था। तो उन्होंने जिक्र किया कि कैसे उन्होंने खूब छान बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने खूब छान यानी बहुत अच्छा मराठी में खूब छान मतलब बहुत अच्छा मराठी में। तो उसका जवाब फिर तारा जी ने गुजराती में दिया, ऐसे पीएम मोदी ने ऑन कैमरा अपनी स्पीच के दौरान कहा था। तो दोनों के संवाद देखिए, एक मराठी है जो गुजराती में बात कर रही है और एक गुजराती है जो एक मराठी में संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ऐसे वाइब्रेंट भाषा के इससे कल इसकी शुरुआत हुई है। ताल कटोरा स्टेडियम में जब आप आते हैं तो वहाँ से एंट्री लेते हैं। एंट्री लेने के बाद ये एक आपको पीछे स्टेज दिखाई देता है। पीछे स्टेज वहाँ पे भी दिखा दूँ ना,
स्टेज दिखाई देता है। यहाँ स्टेज पे यहाँ पे लेखक आते हैं, मराठी साहित्य से जुड़े हुए विचारक आते हैं, वो लोगों से बातचीत करते हैं। इधर जाएंगे, इधर भी एक स्टेज है, वहाँ पर भी मराठी लेखक साहित्यकार लोगों से चर्चा कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, आपस में भी कर रहे हैं। इसके अलावा ये जो डोम दिखाई दे रहा है बड़ा सा गुंबद जैसा, ये एक इंडोर स्टेडियम है। इंडोर स्टेडियम के अंदर कुर्सियां लगी हुई हैं, मंच बना हुआ है और एक नाटक खेला जा रहा है अंदर, जिसमें हम ये बाहर बात कर रहे हैं। उस नाटक के दृश्य ये रहे। आपने नाटक के दृश्य देख लिए, अब बात करते हैं इस स्टेडियम में। दिल्ली में जब आप आते हैं तो बीते कुछ सालों में आयोजनों की जगह तय हो चुकी हैं। या तो वो मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित होती हैं कई सारे कार्यक्रम, या तो वो भारत मंडपम, प्रगति मैदान वगैरह जैसी जगहों पे आयोजित हुआ करती हैं। लेकिन ताल कटोरा स्टेडियम में आयोजित होना, इसका केवल एक मतलब नहीं निकालना जाना चाहिए कि जगह नहीं मिली। इसका एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है, इसका संदर्भ है जो इतिहास से जाकर जुड़ता है, जिसके बारे में अक्षय थोड़ा विस्तार से बताएंगे। प्लीज़ बताइए कि ताल कटोरा स्टेडियम में मराठी साहित्य सम्मेलन क्यों खेला जा रहा है, अक्षय? तो जैसे और आप गुरु सौरभ जब ये बोल रहे हैं तो इनके पास ले आइए, ज़्यादा जानकारियाँ इनके पास हैं, और इधर से आ जाइए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ जी, बताइए। तो जैसे मराठी लोग बहुत प्राउड फील करते हैं इसमें कि हमने दिल्ली जीती थी, कि दिल्ली ते ही तख्त रखतो महाराष्ट्र आमचा, यानी दिल्ली का तख्त भी हम मराठी रखते हैं। अच्छा। तो जब 1737 में बाजीराव पेशवा यहाँ दिल्ली में आए थे और मुगलों के खिलाफ जो लड़ाई उन्होंने जीती थी, तो उनकी कैंपिंग यहाँ पे हुई थी। बाजीराव पेशवा वो वाले मूवी वाले, हाँ, जिन पे मूवी बनी है वही ना? मूवी बनी है वो। तो वो बाजीराव पेशवा जब उनकी कैंपिंग थी, तो कैंपिंग की जगह ये है, तो यहीं से उन्होंने फिर दिल्ली पे अपना कब्जा जमाया है और दिल्ली का तख्त है। हालांकि नाम मात्र के लिए मुगल बादशाह वहाँ पे बैठते थे, पर पीछे से जो पूरा कामकाज चला रहे वो मराठी चलाते थे। तो इसलिए महाराष्ट्र के लोग वो बड़ा प्राउड फील करते हैं। अच्छा, एक सेकंड, मतलब यहाँ पे छावनी थी बाजीराव पेशवा की? अच्छा, इस छावनी से वो ऑपरेट करते थे और तमाम सैनिकों और अस्तबलों का काम यही होता था। इसके बाद यहाँ से कार्रवाई होती थी, इस वजह से तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित है। तो वो एक सिंबलिज्म है इस जगह को चूज करने का, कि वो मराठा एक प्राइड जो है, जिस तरह से मुगलों के खिलाफ बाजीराव ने लड़ाई लड़ी और वो जीता गया, दिल्ली को जीता गया। तो अगर हम जब अंदर स्टेडियम के अंदर गए थे तो बैनर के नीचे भी सबसे नीचे ये लाइन थी कि दिल्ली ते ही तख्त राखतो महाराष्ट्र आमचा। तो बैनर के नीचे लिखा हुआ है। तो दिल्ली जीतना बहुत प्राउड मूवमेंट है मराठों के लिए। तो इसलिए वो सिंबलिज्म की वजह से ये स्टेडियम, ये जगह, ये लोकेशन साहित्य सम्मेलन के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है। इसके अलावा उधर कुछ हो रहा है जिसके विजुअल, अगर आपको आवाज़ आ रही हो, नहीं आ रही होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे पास में माइक है। अगर वहाँ क्या हो रहा है उसके विजुअल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वहाँ पे हो रहा था गोंधड़ डांस, जो हम लोगों ने देखा। गोंधड़ क्या है यार, कुछ पता उसके बारे में आपको, अक्षय? ये फोक डांस है महाराष्ट्र में। अगर लिटरल मीनिंग देखें तो गोंधड़ का एक मीनिंग होता है ऐसे गड़बड़ जैसा भी, पर ये अच्छा। वो गोंधड़ नहीं है। तो इस अच्छा। फोक डांस को गोंधड़ करते हैं। अच्छा, वो वहाँ पे सबसे सबका नाम पूछ रहे थे, और फिर वो जो डांस कर रहा था, जो अंदर वो जो भी बजा रहा था, जिसको भी जो भी कहें आप, मुझे नहीं पता, तो वो उनके नाम ले रहा था। वो क्या था? आई एम नॉट श्योर, पर जैसे जजमानी सिस्टम में कुछ आप यज्ञ कर रहे हैं तो आप लेते हैं ना सामने वाले का नाम, तो गोंधड़ में भी जो भी आपके सामने दिख रहा है आप उनको एक सैल्यूटेशन, हाँ। सम्मान के लिए उनका नाम लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते करते ग्रंथ नगरी जा रहे हैं। पीछे उबड़ खाबड़ है, सौरभ थोड़ा ध्यान देना। राइट तरफ ये कुछ सम्मेलन का कोई द्वार बना है, जहाँ पे लग रहा है खाने पीने की व्यवस्था है, इसलिए रास्ता बंद किया हुआ है। देख रहे हो, यही सब होता है, खाना नहीं खिलाते हैं सबको। मराठी खाना हम लोग खाए थे थोड़ा सा। क्या था वो? आते भजी पाव खाया है हमने। भजिया पाव ना? भजिया पाव। और भजी पाव या भजिया पाव, क्या कहेंगे उसको? मराठी में भजिया नहीं बोलते, भजी बोलते हैं। अच्छा, तो इसलिए भजी पाव। अच्छा, पाव यानी ब्रेड हो गया, और भजी यानी वो भजी पकौड़ियाँ हो गई, बेसन की पकौड़ी। उसको रिप्लेस करेंगे वड़े से तो वो वड़ा पाव हो गया। हाँ, उसको हाँ। मिसळ के साथ खाएंगे वो मिसळ पाव हो गया। मिसळ क्या होता है?
मिसळ जो स्प्राउट्स वगैरह हम खाते हैं, तो स्प्राउट्स को बढ़िया तरीके से जब बनाया जाता है तो उसको मिसळ कहते हैं। ऊपर से अगर आपको नमकीन डालनी है वो नमकीन डाल सकते हैं, तो हाँ। प्रॉपर मिक्सचर जैसा, इसलिए हाँ। मिसळ वो पाव के मिसळ। हाँ। अच्छा, वो और मिसळ। मराठी खाने में, महाराष्ट्रियन खाने में क्या क्या फेमस है? अब सर ये बहुत स्टीरियोटिपिकल हो जाएगा, मैं हूँ विदर्भ से, तो हमारे यहाँ मटन बहुत खाते हैं। विदर्भ के साइड में। विदर्भ साइड में, आई मीन अच्छा। पूरे महाराष्ट्र में मटन बहुत खाया जाता है। हाँ। लेकिन टिपिकली अगर किसी को पूछा जाए कि मराठी फेमस खाने क्या है, वो 2-3 नाम लेते हैं, जिसमें पूरन पोड़ी आता है, हाँ। पिठला भाकरी आता है। ये यानी हर घर में जैसे खाया जाता है वैसे। हाँ। ठीक है, तो ये आ गए हम लोग ग्रंथ नगरी में, यानी जहाँ पे किताबों की दुकान मिलती है। और किताबों की दुकान में के बहाने हम लोग अक्षय भाई से बात करेंगे, यहाँ के कुछ पब्लिशर से, कुछ किताब खरीदने वालों से, कुछ किताब बेचने वालों से, और अपने अक्षय भाव से। और बात करेंगे कि मराठी लिटरेचर के बारे में वो क्या आउटलुक शेयर करना चाहते हैं। लिटरेचर का आउटलुक क्या है दोस्त? तो जैसे अध्यक्ष तारा जी है, वो भी कहती है कि ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करने का मेन उद्देश्य यही होता है कि सोसाइटी में जो भी राइटर्स है, ऑथर्स है, वो जो चीज़ें लिख रहे हैं, यानी सोसाइटी का जो मिरर है, वो दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। तो ये वो जगह है कि सोसाइटी में इस तरह के विचार है, तो हम उस प्लेटफॉर्म को ही आज देख रहे हैं। ऑल्टरनेटिव स्कूल ऑफ थॉट भी इसके साथ साथ हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो इस बार जो अध्यक्ष स्थान पे है तारा जी, तो उनका चुनाव भी एक रेवोल्यूशनरी है। जिस तरह की आइडियोलॉजीज़ को वो आगे लाने की कोशिश कर रही है, जो अनएक्सप्लोर्ड है, या मराठी साहित्य में भी बहुत संवाद जो जहाँ कमज़ोर हो जाता है, वो उस संवाद को आगे बढ़ा रही है। अच्छा, थोड़ा बताइए इसको विस्तार से यार। मराठी लिटरेचर का, जो जैसे अभी भी अध्यक्ष की आपने बात की, एक तो बहुत सारे अध्यक्ष हैं, जहाँ पे हमने वहाँ पे उस वाले हॉल में देखा तस्वीर के तौर पे कि सारे अध्यक्षों की तस्वीरें लगी हुई हैं वहाँ पे। इनमें से 3 या 4 ही केवल महिलाएं हैं, बाकी सारे पुरुष हैं। और एक कहानी आप बता रहे थे मराठी लिटरेचर फेस्टिवल की, एक बार कमान लेकर लोग गए थे संभाजी महाराज के पास। किसके पास गए थे? ज्योतिबा फुले के पास गए थे। आई एम सॉरी, हाँ मैं गलत हूँ यहाँ पे। ज्योतिबा फुले के पास गए थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था, कि बोले थे कि मैं इसमें नहीं आऊँगा। फिर उन्होंने एक बात कही थी, क्या था वो बताइए। तो जब ये, आई थिंक मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं रहे, 1885 के अराउंड का ये इंसिडेंट रहा होगा। तो पुणे के अराउंड ये सब होता था, मराठी लिटरेचर फेस्टिवल यानी जो साहित्य सम्मेलन है। तो एक इनवाइट ज्योतिराव फुले को भी आया था, लेकिन अच्छा, उन्होंने, ये अध्यक्षों ने दिया होगा सम्मेलन के। तो जो जस्टिस रानडे है, उनके और बाकी लोगों ने जब इनवाइट किया था, तो उन्होंने बोला कि जो आप समाज की जो रियल चीज़ें हैं, आप उस पर चर्चा नहीं करते हैं। यानी मैं शब्दशः अगर उनको कोट करना चाहूँ, तो वो कह रहे थे कि आप आइवरी टावर में बैठ के चीज़ें लिख रहे हैं। नहीं, मराठी में कहा होगा ना उन्होंने। हाँ, तो क्या कहा था बता दीजिए। क्या शब्दशः नहीं होगा, लेकिन आप कोट कर सकते हैं। यही मीनिंग है कि आप आइवरी टावर में बैठ के, उन्होंने कहा क्या था ये बताइए। अब मुझे वो लेटर खोल के देखना पड़ेगा। उसका मीनिंग ये है कि उंटावरून तुम्हें शेड़ा हाकता है, यानी ऊँट पे बैठ के आप ऐसे बकरियां धकेल रहे हैं, तो वो कहा था। और उन्होंने एक ये भी तंज कसा है कि जब तक आप ब्रिटिश सेवा में हैं, तो तब आप रिफॉर्मिस्ट के भूमिका में आ जाते हैं, तब आप सोशल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। लेकिन जब आप रिटायर हो जाते हैं और आपकी पेंशन शुरू हो जाती है, तो वापस अपने जो टच मी नॉट आपका जो एटीट्यूड है, उसमें आप चले जाते हैं। इसको अनटचेबिलिटी भी कहा जाता है के टर्म्स में। हाँ, सिर्फ अनटचेबिलिटी नहीं, यानी अस्पृश्य ही नहीं, लेकिन जो बीच का सेगमेंट जो आता है, उसको लेके भी आप फिर ज़्यादा रिफॉर्म्स की बातें नहीं करते। इसमें महिला भी आ गई, तो वो आप एटीट्यूड छोड़ देते हैं। ये सारी बातें उन्होंने अपने लेटर में लिखी थी, जो उस समय जब उनको इनवाइट आया था। तो इन बातों का हवाला देते हुए वो फिर नहीं गए वहाँ पे, उन्होंने वो अटेंड नहीं किया। और फिर उसके बाद क्या, मतलब जो शुरुआत में जो मराठी साहित्य सम्मेलन पे एक वो चल रहा था, एक टैग लगा हुआ था कि खांटी ब्राह्मणिकल किस्म का आयोजन बन के रह गया है, या अपर कास्ट किस्म का आयोजन बन के रह गया है। क्योंकि मराठी साहित्य में इस तरह का डिवाइड देखने को मिलता है ना, कि एक लिटरेचर है, एक पार्ट ऑफ लिटरेचर है जो ब्राह्मणिकल रूट से आता है, एक है जो नॉन ब्राह्मणिकल रूट से आता है, या उसमें भी सब डिवीज़न है जो एंटाई ब्राह्मणिकल या रिवॉल्ट के रूट से आता है। कई तरह के रूट्स बने हुए हैं। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं? नहीं, सही बात है। तो इसका स्वरूप कैसे बदला? प्लीज़ कुछ बोल लेते हैं। जैसे अभी यहाँ पे जो साहित्य सम्मेलन हो रहा है, और सिर्फ
इसी साल की बात नहीं, इसका अल्टरनेटिव एक विद्रोही साहित्य सम्मेलन भी होता है। होता है हर साल? अभी तो फिलहाल मैं पिछले 3-4 सालों से तो देख रहा हूँ, यानी हाँ। मेरे ज्ञान में नहीं कि कब से शुरू हुआ है, अरे वाह। पर नासिक विद्रोही साहित्य विद्रोही साहित्य सम्मेलन। अब जैसे दिल्ली में ये मराठी साहित्य सम्मेलन हो रहा है, तो छत्रपति संभाजी नगर में जो जिससे पहले नासिक, हाँ, औरंगजेब, औरंगाबाद, औरंगाबाद। छत्रपति संभाजी नगर, पहले औरंगाबाद था, मैं ये कह रहा था मालिक, आप मतलब ट्रोलिंग करवाएंगे मेरी। हाँ। तो वहाँ पे विद्रोही साहित्य सम्मेलन हो रहा है अभी। हाँ। तो नासिक में भी जब मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ था 3 साल पहले, तब भी ये आयोजित हुआ था, पिछले साल तो भी। उनका क्या एजेंडा होता है विद्रोही साहित्य फेस्टिवल वालों का? उनके हमेशा से ये कंसर्न रहे हैं कि एक जो मेन स्ट्रीम राइटर्स है वो स्टोरीज जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। जैसे मैं अगर महात्मा फुले को कोट करूँ कि आप आइवरी टावर में लिख के चीज़ें लिखते हैं, यानी आपको नहीं पता रियलिटी क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू आपके फिर वो सेवियर कॉम्प्लेक्स के साथ आते हैं, तो वो नहीं चाहते कि वो पॉइंट ऑफ व्यू आए। तो एक विद्रोही यानी हमारी कहानी हम बताएंगे, उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये आंदोलन है, और अच्छा। वो फेस्टिवल अलग से मनाते हैं। वो अलग से बात है। जैसे मुझे याद है कि कुछ सालों पहले जो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होता है, उसकी मुखालफत में कुछ साहित्यकारों ने एक मेरे ख्याल से पैरेलल लिटरेचर फेस्टिवल या समानांतर लिटरेचर फेस्टिवल हिंदी के कुछ साहित्यकारों ने शुरू कर दिया था जयपुर में ही, और उसी समय किया था जिस समय जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा था। तो एक तरफ शहर में हल्ला था JLF का, और एक तरफ वो PLF या जो भी उसका नाम रखा था उन्होंने, उसका हल्ला था, क्योंकि उनका ये था कि JLF है, वो ये कहते थे कि एक JLF एक कॉरपोरेट फंडेड इवेंट है, बहुत पैसा है, बहुत चमक दमक है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जिनका साहित्य से कोई सरोकार नहीं है, या आपका साहित्य जो है वो सारे किस्म के अप्स एंड डाउन्स को या सारी बातों को एड्रेस नहीं करता। हाँ, तो इसलिए उन्होंने इस बिना पर एक पैरेलल लिटरेचर फेस्टिवल शुरू किया था। आई गेस यही होगा, इसी तरह की अवधारणा पे बना होगा वो विद्रोही। जैसे साहित्य जो लिखते हैं, यानी हर टाइम का जो इंटेलिजेंसिया है, वो सत्ता और बाकी सोसाइटी पे चेक्स एंड बैलेंस की तरह ऑपरेट कर रहा है। तो जो साहित्य सम्मेलन है वो पॉलिटिकल ना हो जाए। तो जैसे दुर्गा भागवत जब साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष थी, तो तब उन्होंने बोला था कि पॉलिटिक्स को और पॉलिटिशियंस को इनसे दूर रखो। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप एज अ गेस्ट आए, ना कि इसको इन्फ्लुएंस करें। लेकिन घुमा फिरा के कई बार ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं कि सम्मेलन जो है वो पॉलिटिकल हो गए हैं। तो इसलिए अपनी बात रखने के लिए इस मेन सम्मेलन से होके इधर एक कोई अल्टरनेटिव या पैरेलल सम्मेलन इसीलिए आयोजित लोग कर रहे हैं। इसीलिए बार बार साहित्य में नेताओं को नहीं घुसाओ, इस टाइप की बातें होती हैं। कितना वास्ट है मराठी लिटरेचर? बड़ा है, बहुत वास्ट है। यानी अगर हम शुरुआती दौर में देखें तो संत ज्ञानेश्वर से शुरू होता है, या उससे पहले भी शुरू होता। मेरा मतलब नोन जो आप बता रहे हो ना। हाँ, नोन जो है संत ज्ञानेश्वर से शुरू होता है, और जो हमारे यहाँ संत परंपरा है उन्होंने इसको और ब्रॉडन किया। फिर शिवाजी महाराज के टाइम पे भी और इसको एक्सपांशन मिला। अच्छा, शिवाजी महाराज के समय? शिवाजी महाराज के समय हम लिटरेचर यानी जो उस टाइम पे लिखी गई हिस्ट्री है उसे भी एज ए लिटरेचर ले रहे हैं मराठी। हाँ, वो चूंकि है भी हाँ। उसको एज ए लिटरेचर ले रहे हैं, जो हमें हिस्ट्री में और पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड करने में मदद कर रहा है। तो उसे भी, और जो संत है उनकी जो बखर है, यानी संतों की जो भी बायोग्राफीज है, संतों ने क्या क्या काम किया, हम उसे भी एज ए लिटरेचर ले रहे हैं। संतों की जो शिकवन हम कहते हैं, यानी जो उन्होंने सिखाया है समाज को, अपने जो काव्य बोध है उससे जो सिखाया, उसे भी हम एज ए लिटरेचर ले रहे हैं। तो मराठी जो लिटरेचर है संत परंपरा से बहुत ही एनरिच्ड हुआ है। संत परंपरा जी। और फिर ये फांक कहाँ से शुरू होती है मराठी लिटरेचर में कि एक दलित विचार फूटता है, दलित चेतना का विचार फूटता है, यानी एक एंटी कास्ट और एंटी हेजमनी का एक एपिसोड फूटता है लिटरेचर में। फिर हम दलित पैंथर जैसे सोशल मूवमेंट देखते हैं, फिर उनसे उपजने वाला लिटरेचर देखते हैं जो बार बार सामने आता है, जिसके सबसे बड़े आधुनिक, अगर पिछले 50-60 सालों में जिसका सबसे बड़ा नाम नामदेव ढसाल को कहा जाता है, उस लिटरेचर के फेज में। तो वो जो डायकोटमी है, ठीक है, वो जो दो फाड़ होता है लिटरेचर की फील्ड में, वो कैसे होता है, वो कब दर्ज होता है, कुछ बारे में इंसाइट अगर हो आपके पास तो। जैसे संत परंपरा में भी जो संत है वो
उस टाइम पे आप ऋषीचे मूळ कधी विचारू नका ऐसे कहते हैं, यानी किसी ऋषि का जो मूल है कभी मत पूछिए, ऐसे कहा जाता है। अच्छा। लेकिन मराठी जो संत परंपरा में बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं जो लोअर कास्ट से आए हैं। जैसे मैं अगर कोट करूँ, संत चोखा मेड़ा है, तो वो उस टाइम की जाति व्यवस्था को कैसे चैलेंज कर रहे हैं अपने काव्यों के द्वारा, अपनी जो सिखाई है उनके द्वारा कैसे चैलेंज कर रहे हैं। तो तब तक हर बार संतों ने चैलेंज किया है इस जो सोशल स्ट्रक्चर रहा है, जो भी इनजस्टिस को दिखाता है, वो उन्होंने चैलेंज किया है। तो जिस समय मैं अगर ऐसा कहूँ कि अप्रिसिएशन वाला साहित्य बहुत आ जाए, यानी जो भी मेन स्ट्रीम उस टाइम की जो राज व्यवस्था है उसको अगर चैलेंज ना किया जाए, उस समय का जो सोशल स्ट्रक्चर है अगर उसको चैलेंज ना करने वाला अगर साहित्य आता है, तो लोग सोचते हैं कि चैलेंज कौन करेगा, चेक्स एंड बैलेंस कहाँ है, जो दबी कुचली आवाज़ें हैं उन्हें कौन आगे ले जाएगा। तो इसलिए अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट हमेशा से आते रहे। तो मेन स्ट्रीम में जब हम अंग्रेज़ों के टाइम पे, जैसे अभी मैं ज्योतिराव फुले जी का, महात्मा ज्योतिराव फुले का जब एग्जाम्पल दे रहा था, तो शिक्षा को हमेशा से एक प्रिविलेज की तरह माना गया है, क्योंकि सबके पास संसाधन नहीं होते पढ़ाई लिखाई के। तो उस टाइम पे भी एक संपन्न जो लोग हैं उन्हीं के पास, और चूंकि जाति व्यवस्था के वजह से भी जो शिक्षा है वो लिमिटेड थी। तो कहानी कौन बताएगा, जो पढ़ा लिखा है वही कहानी बताता है। तो इसीलिए वो लिटरेचर भी वैसे इवॉल्व हुआ है। जो संत है वो भी बहुत पढ़े लिखे अगर नहीं है, लेकिन जो कह रहे हैं तो किसी और ने भी लिखा है, उनके उनके जो बताई बातें हैं किसी और ने भी लिखा है। तो उस टाइम पे ये बैरियर्स नहीं थे, लेकिन जब आप लिमिट कर देते हैं कि शिक्षा का अधिकार सिर्फ इन इन लोगों को मिलेगा, तब फिर अल्टरनेटिव स्कूल ऑफ थॉट ऐसा सोचता है कि हमारी कहानी कहाँ गई, हमारे लोगों द्वारा। हमारी बात कब सुनी जाएगी, या तो हम जब उसको लिखा जाए। तो जब हम वी द पीपल कहते हैं, तो वी में हमारी स्टोरीज कहाँ है। तो जैसे हमारे यहाँ पे ललन टॉप पे किताब वाला में शाहू पटोले जी आए थे अपनी शाहू जी किताब, पटोले, हाँ। अपनी किताब दलित लेके। दलित किचन्स ऑफ महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मराठवाड़ा, हाँ सॉरी। दलित किचन्स ऑफ मराठवाड़ा। तो वो खान पान के दृष्टि से अपना एक अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट रख रहे हैं कि जब भी कुछ जैसे आपने शुरुआती में मुझे पूछा कि महाराष्ट्र के खाने के बारे में बताओ, तो मैंने कहा स्टीरियोटिपिकल दो चार नाम लोग ले लेते हैं कि वड़ा पाव, मिसल पाव या पूरन पोड़ी, ऐसी दो चार चीज़ें बता के कि ये महाराष्ट्रियन फूड है। लेकिन शाहू पटोले अपनी किताब के साथ वो बता रहे कि ये दलित फूड है जो आप नहीं मेन स्ट्रीम में लाते। यानी अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करें तो दलित फूड के बारे में आपको नहीं ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो वो उनका एक रिवोल्ट है कि हमारी स्टोरीज़ कहाँ है, हमारे पूर्वजों का जो खान पान है, जो वो खाते थे, उनका लाइफस्टाइल था, वो कहाँ है। इसलिए फिर अल्टरनेटिव व्यू पॉइंट्स आते रहते हैं। अच्छा, ये बात लिटरेचर और खाने पीने की होगी तो हम यहाँ पर भी आ गए हैं। सिंधुताई सपकाल फाउंडेशन, साल 2021 में इनको पद्मश्री मिला था, है ना। और मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो जितनी मेरी स्मृति काम कर रही है, तो सिंधुताई उसके लिए प्रसिद्ध थी, अनाथ बच्चों के लालन पालन और उनकी शिक्षा और उनके उत्थान के लिए प्रचलित थी। मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? तो इन्हें प्यार से माई भी कहते हैं, माई माई। यानी माँ। अच्छा। तो सिंधु माई भी कहते हैं या सिंधु ताई कहते हैं। तो ये उनका फाउंडेशन है, सिंधु ताई सपकाळ फाउंडेशन। वैसे वे हमारे वर्धा से बिलोंग करती थी। मैं वर्धा से आता हूँ, महाराष्ट्र के विदर्भ तो रीजन से। हमारे वर्धा जो आपने बोला है ना, तो ये मतलब क्या फाउंडेशन ये चलाता होगा, इनको बेचता होगा, जो भी तरीके से होता है काम होता होगा, है ना। थोड़ा बताइए इनके बारे में, क्या है ये चीज़ें। डॉक्टर सिंधु नाम दोस्त क्या है आपका? जी, मेरा नाम प्रसन्न है। हाँ। मैं डॉक्टर सिंधुताई सपकाळ फाउंडेशन से आता हूँ। हमारा जैसे आप सब जानते हो कि डॉक्टर सिंधुताई सपकाळ जो है वो अनाथ बच्चों के लिए काम करती थी। 2022 में उनका निधन हो गया। उसके बाद संस्था को बहुत सारी परेशानियों को सामने जाना पड़ा। तो उसमें थे एक फाइनेंशियल एक प्रॉब्लम में बड़ी थी, तो अच्छा। संस्था को चलाने के लिए बड़ी दिक्कतें आ रही उनके थी। निधन के बाद हुआ उनके ये? निधन के बाद तो हमने एक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, एक माई बेकर्स के नाम से। माई मतलब माई के नाम के, हाँ वो हाँ हाँ। प्यार हाँ, से समझ माई बुलाते थे। उनका नाम था सिंधुताई सपकाळ, लेकिन पूरा महाराष्ट्र या देश उन्हें माई के नाम से बुलाता था। तो उनके नाम से हमने एक बेकरी शुरू की है। हमारे ममता बाल सदन में 75 अनाथ लड़कियां हैं, और वही लड़कियां
जो है ये सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, ताकि संस्था अपने पैरों पे खड़ी रह सके और वो खुद सेल्फ सस्टेनेबल हो सके। बहुत सारे लोग संस्था को मदद भी करते हैं, लेकिन वो एक हद तक एक हद तक ही कर पाते होंगे, उसका उसका एक हिस्सा बहुत सारी जरूरतों को नहीं पूरा कर पाता होगा वो डोनेशन। तो इसके लिए हम हमारे पैरों पे खड़े रह सके, दो पैसे हम हमारे मेहनत से संस्था में ला सके, इसलिए हमारा ये एक प्रयास है कि हम ये सारे प्रोडक्ट्स लोगों को तक पहुंचा सके। तो ये मतलब क्या इससे इससे सस्टेनेबिलिटी जो आप हासिल करना चाहते थे वो सस्टेनेबिलिटी हासिल हुई आपको? इस प्रोजेक्ट को शुरू होके अब 10 महीने हो चुके हैं, 10 से 12 महीने। उसमें हमने प्रोडक्ट बनाया, उसे पैकिंग किया, उसे एक ब्रांड बनाने की हमने कोशिश की है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं जी। और इसमें हमारा एक प्रोडक्ट है गोरस पाक करके। माई वर्धा से आती है और वर्धा से जिस भी संस्था में जाती थी, माई सब बच्चों के लिए ये गोरस पाक बना के लेके जाती थी। गोरस पाक कहाँ से कहाँ लेके जाती थी? वर्धा से, और जो पूना में महाराष्ट्र में संस्था है, जहाँ पे संस्थाओं के हाँ, तो वहाँ से वो माई लाती थी, क्योंकि ये वर्धा का फेमस सेवाग्राम में बनता था ये गोरस पाक, आज भी बनता है। तो माई सब बच्चों के लिए लाती थी ये, तो बहुत पसंद था। तो माई जाने के बाद माई की याद में जो माई सबके लिए लाती थी, इसलिए हमने ये सबसे पहले ये प्रोडक्ट हमने चुना कि हम गोरस पाक बनाएंगे। कैसे बनता है ये गोरस पाक? ये मतलब बनता है गेहूं से, इसका मेन इंग्रेडिएंट गेहूं है। गेहूं से बनता है, गाय के दूध से बनता है, गाय के घी से बनता है और खोए से बनता है, और उसमें काजू है। तो इसमें सब ऑर्गेनिक और अच्छे प्रोडक्ट्स है, जिससे हेल्थ को भी कोई बुरा असर नहीं होता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये माई जो थी वो कृष्ण को बहुत मानती थी, भगवान श्री कृष्ण को, तो वो हम सब वहाँ पे प्योर वेजिटेरियन है। तो ये इसमें ये भी प्रोडक्ट जो हमारे सब प्योर वेजिटेरियन, इसमें किसी भी तरह का अंडा या फिर इसका इस्तेमाल नहीं होता। ये पूरी तरह से वेज है सर। जी सर। ठीक है, थैंक तो ये बताइए यार अक्षय भाई कि मैं इसलिए आपसे इतना सवाल कर रहा हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है आप इस बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है, क्योंकि मैं तो जितना हूँ कि मैं उस सब से सीखता हूँ ना। कौन था पीछे से मुक्का मार के चला गया? ललन टॉप जी बोल के अभी मुक्का मार के मारा। चले गए। क्योंकि मैं बात भी नहीं पूरी कर पाया बीच में तो हाँ, यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ गवर्नमेंट के भी कुछ स्टॉल्स है। जैसे ये महाराष्ट्र सरकार का एक स्टॉल यहाँ पे है। तो बहुत सारे जो कंपाइलेशन डॉक्टर अंबेडकर के और बाकी जो उपन्यासों के कंपाइलेशन है, यहाँ बहुत ही तुम उधर से आ जाओ सौरभ चाहो तो। बहुत ही कम दामों में यहाँ पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल दिखाई गई है। जैसे अगर सौरभ अगर इस साइड दिखाओ तो तुम डॉक्टर अंबेडकर की जो भी राइटिंग्स एंड स्पीचेस है, इसके सारे कंपाइलेशन यहाँ पे है। तो जब इनसे मैंने दाम पूछे, क्या आप बताएंगे कितने कितने प्राइस के हैं? 100 रुपीज़ से लेके 200 रुपीज़ तक। एक खंड का कीमत ऐसा है? 100 रुपया 200 रुपया। क्योंकि सरकार का है इसलिए दाम कम होगा मेरे ख्याल से। जी बराबर। तो मैंने भी पूछा था कि मैं ये सारे जो संपूर्ण वाङ्मय है इसका अंग्रेजी वाला जो है, क्या इसके सारे खंड उपलब्ध होंगे? तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ एक खंड शायद मिसिंग होंगे, अभी सारे अभी नहीं आ सारे पाए। नहीं है, लेकिन जितने हैं वो उतने ले सकते हैं आप। हाँ। बहुत सारे वॉल्यूम्स है सर। एक मिनट मैम। और ये क्या है? ये जनता द पीपल है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो ये था, मतलब वृत्तपत्र, जैसा अपना महाराष्ट्र टाइम्स रहता है, टाइम्स ऑफ इंडिया रहता है, वैसे जनता, बहिष्कृत भारत, ये देखिए, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के ये वर्तमान पत्र है। अच्छा, मैं एक बार इसको देख लूँ दो मिनट? देख लीजिए, ये देखिए, ये बहिष्कृत भारत और मुक नायक है 1920 से। अच्छा, ये उनके अखबार का जी, वो जी, संकलन है ना? जी बहुत, इसके भी 3 वॉल्यूम्स है। इसका भी कीमत 150 रुपीज़ है। इसका कीमत 150 150 रुपीज़ ओनली। ये देखिए कितना बड़ा किताब है, सब वृत्तपत्रों का संकलन है और इसका प्राइस 150 रुपीज़ है। इसके 3 वॉल्यूम्स है, 3 of 4, 3 of 5 और 3 of 6। पहले 3 वॉल्यूम्स थे, वो खत्म हो गए अभी। ओके। और ये क्या अंग्रेजी भाषा में है कि मराठी में ही है? हाँ ना, मराठी में तो देख लिया, अंग्रेजी भाषा में नहीं होगा। ये तो है, ये तो हिंदी में भी आई है, मुझे ध्यान है जहाँ तक। बराबर। ये क्या है? ये बहिष्कृत भारत है। ये भी उनका अखबार ही था, बहिष्कृत भारत। सबसे पहला बहिष्कृत भारत निकाला था उन्होंने, फिर मुकनायक निकाला था, उसके बाद जनता निकाला,
बहुत सारे अखबार वो मतलब निकालते रहते थे। अगले अगले साल पहले ये निकाला, फिर कुछ सालों बाद वो बंद हो गया। पहले निकाला उन्होंने बहिष्कृत भारत, फिर निकाला मूक नायक, फिर जनता। फिर जनता। अभी एक किताब रखी थी उनके पत्रों की, ये है शायद, यही है। नहीं नहीं, यही है, यही है। हाँ, वो उनका हैंड राइटिंग के लिखा हुआ है। हाँ। ये सब हैंड राइटिंग है, देख लीजिए। उनकी हैंड राइटिंग है, एक्चुअल हैंड राइटिंग है। अगर आप दिखाना चाहें सौरभ को दिखा सकते हैं, बाबा साहब की हैंड राइटिंग है। शायद हमारे दर्शकों का कुछ इससे भला हो। वॉल्यूम 21, वॉल्यूम नंबर 21 और इसके इसका मूल्य है, इसका एक सेकंड मैं मूल्य भी देख लूं एक बार। 225। 225 रुपए का मूल्य है। अगर आप उसमें देखें, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके एक सेकंड, मैं वो देखना चाह रहा हूँ जो, हैंड राइटिंग नहीं 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 नहीं, टेबल ऑफ कंटेंट्स, किनको किनको पत्र है, वो होगा ना कहीं, टेबल ऑफ कंटेंट्स होंगे ना। जी, कंटेंट्स है, देखो। बहुत सारे लेटर्स है, मतलब सारे लेटर्स का संकलन है इसमें। नहीं तो ये तो कमेटी का, ये कमेटी वगैरह है। अच्छा ठीक है, कमेटी देख लेते हैं। पब्लिकेशन कमेटी में कौन कौन था? दिलीप वॉलसे पाटिल थे, सुरेश शेट्टी, आर एस गवाई, रामदास आठवले, प्रकाश अंबेडकर, जोगिंदर कावड़े, नितिन राउत, जनार्दन चंदूरकर, तुकाराम बेडकर, टी एम कांबले, जनार्दन वाघमारे, लक्ष्मण माने, एन डी पाटिल, बाबा यादव, एच एस सोलंके। ये हैंड राइटिंग बाबा साहब की, 1927 का ये लेटर। 27 का है। ये देखो 28 का है। अब भाऊ राव को, और ये गायकवाड़। उनके सहकारी थे, दादा साहब गायकवाड़ थे ना। अच्छा, हाँ, दादा साहब को लिखा। जी जी जी। उनके हैंड राइटिंग में ही है पूरा। ये क्या लिखा? बी आर, उनकी साइन है, शॉर्टकट। हाँ मतलब मैं बी आर जी। ए है एक्चुअली, वो जी जैसा दिख रहा है उनका पूरा, मतलब उनका हैंड राइटिंग। अम्बेडकर। बाबा साहेब रामजी अम्बेडकर। हाँ तो वो, है ना, भीमराव रामजी अम्बेडकर, मतलब हाँ भीमराव राम, उसका इनिशियल है ना, बी आर। हाँ। उनकी साइन फिर बाद में, ये देखो बाद में अलग हो गए उनकी साइन। अलग अलग सालों में अलग अलग साइन है। ये शॉर्ट पत्र लिखने के बाद पोस्टस्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं। भूल गया होगा कुछ खत में, वो भी उन्होंने मेंशन कर दिया। सबसे ज्यादा पत्र उन्होंने दादा साहब गायकवाड़ को ही लिखे हुए हैं, मतलब नंबर ऑफ द जो है, नंबर ऑफ द क्योंकि लेटर। वो उनके मतलब अगर ऐसी कॉमन लैंग्वेज में अगर बात करें तो उनको वो सरसेनापति थे उनके पूरे मूवमेंट के। हाँ यहाँ पे भी देखिए साइन थोड़ा सा बदल गया, वो बी आर जी जैसा हाँ। ए लिख रहे होंगे वो। यही है वो। हाँ। Actually ऐसा हाँ द्या आपली पुस्तकं. काय पॅक करता येतील कुठं? 1930 का, असंच घेऊन जावं लागते का? 1931 का, 32 का, इन्होंने क्या लिया है? 42। यांची प्राइस किती ये जाईल? क्या खरीदे हैं? ये मैंने खरीदा है. जनता। ये- ये बताया ना, ये हाँ, जनता के तीनों अंक। जनता के तीनों बाबा साहब के जितने भी और ये वॉल्यूम नंबर 22 है, इसमें फोटोबायोग्राफी है। इसका लास्ट कॉपी था, उन्होंने ले लिया। तो छोड़ दीजिए आप इसको। नहीं छोड़ सकते, सॉरी. नहीं, मैं चूक गया हूँ एक्चुअली. मैं जब पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था 2009 में, हाँ। तो पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने इसे छापा था. हम्म, मैं पूरे, हम लोग वहाँ पे कम से कम 6 से 8 घंटे खड़े थे लाइन में, हम्म, और ये कॉपी मुझे मिली थी वहाँ पे उस टाइम, फॉर्चुनेटली अकेले को. बट हुआ ऐसा तो आपके पास कि- 2 हो गई ना, छोड़ नहीं, दीजिए मैं फिर। वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो सर थे यूनिवर्सिटी में, गायकवाड़ सर, उनको ये कॉपी मिली नहीं थी, तो उन्होंने से मुझसे ले ली थी. और हाँ। इत्तेफाक ऐसा हो कि इनसे जब बात हुई तो वो हमारी स्टोरी के, हम दोनों सेम हीरो हो गए उस स्टोरी के. किताब अगली कब मिलेगी ये मिलेगी। कब मिले, कल मिलेगी? कल नहीं मिलेगी, कल आप बड़ा मुश्किल है. यहाँ मुंबई से आया है। अच्छा दिखा तो सकते हैं मुझे कम से कम। हाँ, आप दिखा दीजिए ना, खोल के दिखा दीजिए. पुस्तक का कहते तो सर, नमस्कार. मत बेचिए उनको, हमको दे दीजिए। नहीं नहीं, कैसे? ऑलरेडी उसका पेमेंट हो गया। अरे ठीक है, क्या समझ गए मालिक, आप भी सीरियसली ले लिए। नहीं नहीं, फोटोबायोग्राफी है। फोटो बायोग्राफी। अब इसके नीचे हाथ लगा लीजिए, कुछ रख दीजिए, वरना ये जिल्द खत्म हो जाएगी। ये आप देखें बाबा साहब के चित्र।
मसूर रेलवे स्टेशन बाबा साहब केवल 8-9 वर्ष अक्षय सॉरी आपको मुझे लगा आपको अक्षय 9 साल के थे हाँ तब वो उन्होंने जातिवाद का अनुभव लिया था पहले 8-9 साल के थे तब अच्छा इस स्टेशन पर इस उनको स्टेशन? ढकला गया था मालूम है मतलब हाँ, वो हाँ, हाँ, बैलगाड़ी पे चढ़े थे हाँ वो उन्होंने मतलब अच्छे यूनिफॉर्म अच्छा पहना था उसको नहीं लगा कि ये महार कम्युनिटी के है तो उनको लैंग्वेज से पता चल गया तो उन्होंने ढकला दिया उन लोगों ने वो स्टेशन पर सिडनहम कॉलेज सिडेनहम कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ हाँ प्रोफेसर थे मुंबई का सिडनहम कॉलेज जहाँ पे बाबा साहब पढ़े हैं पढ़ाते थे सॉरी हाँ तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ऑलरेडी पीएचडी करके आए थे वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ये भी बॉन यूनिवर्सिटी हाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के सब प्रिंसिपल्स है प्रोफेसर्स है उनके साथ ये देखिए डॉक्टर अंबेडकर का जो थॉट है उसको बिल्ड करने में बहुत बार एडविन सेलिगमैन सर का नाम लिया जाता है हाँ। तो वो ये है एडविन सेलिगमैन उनके प्रोफेसर थे इनका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इन्होंने लिखा था डॉक्टर अंबेडकर का और जॉन ड्यूई जो है इनका भी बहुत जिक्र आता है इनकी लेटेस्ट एक किताब आई है प्रैग्मेटिज्म इन इंडिया ऐसे मैं टाइटल भूल रहा हूँ तो जो स्कूल ऑफ प्रैग्मेटिज्म है उसके फादर इनको कहा जाता है जॉन ड्यूई को तो जो राइटर है जो ऑथर है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रैग्मेटिज्म डॉक्टर अंबेडकर में है जो इंडिया में वो थॉट जो अंबेडकराइट थॉट जो उनका उन्होंने इस्टेब्लिश किया है वो इनसे प्रेरित है जॉन ड्यूई से ठीक है इस किताब को हम हासिल नहीं कर सके इस मलाल के साथ बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए सर थैंक यू सर थैंक यू सो मच तो अब हम चलते हैं कुछ अन्य दुकानों की ओर कि वहाँ पर क्या मिलता है वहाँ पर क्या चीज़ें हैं यार मैंने अभी किसी ने बोला मैंने सुना आईगो आईग क्या मतलब होता है मराठी में उसका मम्मी माँ जो है उसे आई कहते हैं हाँ तो हम ऐसे उई माँ कह रहे हैं ना उई माँ हाँ तो वो आई गो है अच्छा इधर से आना है हाँ इसलिए आई गो कहते हैं अच्छा उससे ओके उससे मुझे 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 उसका कोई रेफरेंस नहीं समझ में आया था ये एक सोलापुरी चटनी देख के मुंह में पानी आ रहा है तो ये क्या है ये सोलापुरी चटनी है क्या मतलब ये महाराष्ट्र की वो ज़्यादा बेहतर तरीके से तीखी होती होगी और क्या महाराष्ट्र कोई भी खाना तीखा तो बहुत होता है आप देख सकते हैं ये ट्राई कीजिए आप पहले बहुत तीखा नहीं है क्या किस चीज़ की बनी है ये मूंगफली की चटनी है मूंगफली की हाँ तो खा लें ऐसे हाँ खा के देखिए इतना आप। पूरा हाँ पूरा खाइए तीखा ज्यादा नहीं है बहुत बढ़िया है तो जब वड़ा तीखा पाव नहीं है वड़ा पाव या कुछ चीज़ आप बनाते हैं उसके अंदर जो स्टफिंग डाली जाती है तो उसमें ये चटनी डाल सकते हैं या कोई रोल करता है रोटी का रोल बना के खा रहा है उसमें आप एज अ स्टफिंग ये डाल सकते हैं तो हमारा ये प्रॉपर चटनी के साथ जाता है हम जो अल्टरनेटिव इसके पे बात कर रहे थे यानी इस्टेब्लिश जो राइटर्स ऑथर्स है हाँ तो उनके किताबों के इतर कुछ किताबें हैं तो इस पूरे में प्रांगण में जब घूम रहा था तो मुझे ये साकेत प्रकाशन के स्टॉल पे कुछ अल्टरनेटिव स्कूल ऑफ थॉट की किताबें मिली साकेत पे मिली थी या मराठा साहित्य परिषद में मिली थी आपको शायद इस पे नहीं मिली थी आप अकेले नहीं घूम रहे थे आप मेरे ही साथ घूम रहे थे आपको इस पे मिली थी ना शायद इसी पे है इनकी जो किताबें रखी है अच्छा हाँ आप सही शाहू कह रहे पटेलो वाली किताब जहाँ उधर रखी है दोस्त आइए आइए मुझे याद है आइए आप मेरे साथ आइए आपको कहाँ किताब देखी थी मैं बताता हूँ आपको मैं ये भी बताता हूँ यहीं पे है वो बार्टी का स्टॉल है आप जो कह रहे हैं अरे नहीं देखिए देखिए वो सामने रखी हुई है वो किताब देख रहे हैं सामने वो अंकल जी भी वो खड़े हैं देख रहे हैं सामने हाँ सही बात इसलिए आप सीनियर है अरे यार कुछ भी बोल रहे हो हाँ आप कुछ बता रहे थे कि जो पॉपुलर स्कूल ऑफ लिटरेचर है उससे अलग तो महाराष्ट्र में जब लिटरेरी कॉन्वर्सेशंस होते हैं तो हमेशा से ब्राह्मणेतर जो लिटरेचर है उसको बहुत महत्व दिया जाता है तो जब हम तीन फुले शाहू अंबेडकर का महाराष्ट्र जब कहते हैं तो जो बहुजन वर्ग है उनके साहित्य पे बहुत बात होती है तो मुझे इस स्टॉल पे
ये मराठा साहित्य परिषद का स्टॉल दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे संभाजी नगर से ही है। छत्रपति संभाजी नगर से ही है। तो जो शाहू पटोले हमारे किताब वाला में आए थे, तो उनकी कुछ किताबें मुझे यहाँ पे दिखी। आइए ये देखते हैं। सर कौन बताएगा इन किताबों के बारे में, कौन बताएगा? मैं बताऊं। आइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवन कुलकर्णी। जीवन कुलकर्णी। जीवन सर। हाँ। मुझे अक्षय लेकर आए और बताया कि हाँ। उनसे बात करते हैं। मुझे शाहू जी पटोले की 4 किताबें यहाँ रखी मिल रही हैं। एक ये किताब जो है उनकी नागालैंड पर। नागालैंड के ऊपर है। अच्छा, हाँ। क्या कंटेक्स्ट है? ये नागा संस्कृति के उसके ऊपर उन पूरा रिसर्च करके लिखे वाला है। अच्छा। हम्म। और और ये कड़ुस जो है हाँ। वो 61 आर्टिकल्स है अलग अलग सब्जेक्ट के इसके ऊपर। अच्छा, उनके 61 आलेखों का संग्रह है। 61 हाँ 61 हाँ। और ये 35 इसका है खिड़गा। खिड़गा। हम्म। अच्छा, ये उनके 35 आलेखों का संग्रह है, जिसमें एक हाँ हाँ, जिसमें शाकाहार पर भी लेख है, जिसमें अन्ना भाई साठे पर भी लेख है, जिसमें जाति, वर्ण, धर्म और कर्म पे भी है। खांड कोंड राजी। ये ये एक interesting किताब आपने बताई थी कि इंटरेस्टिंग है, जो भारत जोड़ो पर है। क्या है बताइए प्लीज। आप अगर टाइटल देखें तो भारत जोड़ो उत्सव लेले दिवस। उत्सव लेले यानी जो वो डायरी है। जो फट हम जब चीज़ फट जाती है, यानी स्पेशली अगर कोई कमीज फट जाती है तो उसे उसव ना कहते, तो वो उसव लेले दिवस। अच्छा। तो उसको सिलाई जोड़ने, निकलती है। सिलाई जब निकल जाती है तो ये जोड़ने का जो काम है वो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उस समय किया गया था। ये 84-85 के दौरान हमारे हर डेट का- GITN में डॉक्टर प्रकाश आमटे जो आए थे, जी जी। तो उनके पिता है बाबा आमटे। बाबा आमटे। तो उन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी। ये भारत जोड़ो यात्रा। ये भारत जोड़ो यानी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले भारत में एक भारत जोड़ो यात्रा हो चुकी है, वो ये है। तो राहुल गांधी की तो पॉलिटिकल यात्रा थी। जी, हाँ, ये सोशियो पॉलिटिकल कह सकते हैं। उस टाइम में भी जैसे टाइटल में ही दिख रहा है ना, उत्सव लेले दिवस, यानी जो दरारें दिख रही है टाइटल में ही, तो उन दरारों को फिल करने का, वो जो गैप आई है उसको फिल करने का काम, यानी जोड़ने का काम इस यात्रा के दौरान किया गया। तो साइकिल और पैदल ये सब निकले थे और लगभग 3.5 महीने की ये यात्रा रही है। और शाहू पटोले खुद उनके साथ गए थे, बाबा आमटे के साथ। तो ये उनकी डायरी है। तो उनके डायरी में रिटन फॉर्म में उन्होंने लिखा था। तो जब प्रकाशक जो है और उनके दोस्त, उन्होंने कहा कि अब आपने इतना लिख लिया है तो इन्हें डॉक्यूमेंट करते हैं। तो फिर ये किताब आई है जो उनके 3-3.5 महीने की जो यात्रा है उसका पूरा विवरण बताती है। डायरी वार वर्णन है। डायरी वार विवरण। तो अगर मैं कोई पेज खोलूँ तो यहाँ फॉर एग्जांपल लिखा है शनिवार 14 दिसंबर 1985। 85, डेट वाइज लिखा है पूरा। ये एक किताब हो गई। हम ब्राह्मणेतर स्कूल ऑफ थॉट पे बात कर रहे थे, तो यहाँ इधर इधर। महाराष्ट्र में जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है तो उसके बारे में ये किताब है। तो ये क्या है? महाराष्ट्र की जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स है, तो महाराष्ट्रातील सत्यशोधक व ब्राह्मणेतर चळवळ स्वरूप व वाटचाल। तो ये टाइम ड्यूरेशन है 1873 से लेके 1950 तक, जिन सोशल रिफॉर्मर्स के वजह से महाराष्ट्र में एक सोशल रिफॉर्म आया है, जिन नायकों के वजह से, तो उनका ये कंपाइलेशन है। बापू जी बहुत बेटर तरीके से बता पाएंगे। सर क्या नाम है आपका? KS अतकरे। अच्छा। सर बताइए इन किताब के बारे में, और इस किताब में जो भी पात्र हैं, जिन भी व्यक्तियों के चर्चे हैं, उनके बारे में थोड़ा 5-5 सेकंड 10-10 सेकंड बताइए थोड़ा। देखो, ये बहुत बड़े लोग थे। सोशल वर्क इनका बहुत बड़ा है। और सोशल वर्क बोले तो कौन सा कि जो रियल सोशल वर्क जो ब्राह्मणेतर, एक कम्युनिटी ब्राह्मण उच्च वर्णीय खुद को समझते थे, वो लोग छोड़कर उन पिछड़े हुए लोगों के लिए उन्होंने काम किया। सत्यशोधक बोले तो क्या बोल तो अच्छी तरह से उसको ये करने काम कर दिया उन्होंने। सोशल रिफॉर्मर समझो छोड़ कर। अच्छा। हाँ। क्या मराठी लिटरेचर में
अक्षय आप भी आ जाओ। क्या मराठी लिटरेचर में एक इस तरह की साउंड है कि मतलब जो जिस डाइकोटोमी की बात अभी हम लोग कर रहे थे, क्या इस तरह की साउंड है मराठी लिटरेचर में कि जो जो साहित्य ब्राह्मणेतर है, ठीक है, क्या वो एंटी ब्राह्मण भी है या अपने कास्ट के स्टैब्लिशमेंट का साहित्य है? एंटी नहीं है, हाँ, मैं एंटी समझना चाह इंडिया रहा अगेंस्ट नहीं है किसी के, अच्छा। मगर वो जो पिछड़ा हुआ समाज है, ब्राह्मण वर्ग छोड़ के पिछड़ा हुआ सब इकट्ठा हो गए, उनके ऊपर जो जो कुछ अन्याय हो गया है उसके खिलाफ उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दी है, उन्होंने उसके लिए काम कर दिया है। अच्छा। छुआछूए है वो उनको पसंद नहीं थी, मगर ब्राह्मण लोग उस टाइम पे छुआछू करना ये करना उसको ये करते थे, उनको पसंद नहीं था। खाने पीने का ये ऐसा बहुत बहुत फैक्टर्स है उसमें, इसलिए वो सब बहुत बड़ा समुदाय, और जो 90% समुदाय जो तो पिछड़ा हुआ था, उसमें से समझो 40% अच्छे थे, जो ये महाराष्ट्र के अंदर मराठा कम्युनिटी बोलते वो ठीक है, मगर ब्राह्मण लोग उनको नज़दीक नहीं आने देते थे, वो उनका हाथ का पानी नहीं पीते थे, उनके हाथ की रोटी नहीं खाते थे। इसलिए मराठा, माली, धनगर, ये अलग अलग जो वैरायटी लोग हैं यहाँ, दलित, जो मांग, महार, हाँ सब सुवर्ण अदर कास्ट ये सब वो आउट ऑफ सिटी में उनको रहने को जगह देते थे। आउट ऑफ सिटी? हाँ, छोटा आपका विलेज है ना, उसके पूरा विलेज के बाहर। नहीं वो क्या दलित लोगों के लिए था, मराठा कम्युनिटी जो है तो गांव में थे, एक ही इकट्ठा ही रहते थे, मगर उनका खान पीन अलग था, और उनको नज़दीक नहीं आने देते थे, इतना हट था वो। इसलिए वो लोगों ने क्या कर दिया है कि बहुत बड़ा काम कर दिया, उनको जागृति निर्माण कर दिया सब लोगों, ये ठीक नहीं है, उसके लिए अपने को कुछ भी अच्छी तरह से काम करना पड़ेगा, सब लोग इकट्ठा होना चाहिए, उनकी जो गलती है उनको सुधारने के लिए बोलना चाहिए, ये ठीक नहीं है आपका, तो ये इस तरह से उन्होंने काम कर दिया। ये क्या है अक्षय? ये मैं दलित कविता आणि अमेरिकन ब्लैक पोएट्री, यानी दलित कविता और अमेरिकन ब्लैक पोएट्री का एक कंपैरिजन डॉक्टर ऋषिकेश कांबळे ने इस बुक में करने की कोशिश की है। तो मैंने पढ़ी तो नहीं है, बट जब मैं पन्ने पलटा रहा हूँ तो मुझे दिख रहा है कि जो दलित कवि के बारे में, संत चोखामेळा के बारे में हम बातचीत कर रहे थे, उनका जिक्र यहाँ दिख रहा है। तो उनकी कुछ लाइनें यहाँ पे मैं पढ़ना चाहूँगा कि शुद्ध चोखामेळा करी नामाचा सोहळा, मी यातीही न महार, पूर्वी नीळाचा अवतार, कृष्ण निंदा घडली होती म्हणोनी महार जन्म प्राप्ती, चोखा मने विटाळ, आम्हा पूर्वीचे हे फळ, यानी खुद के जो ऊपर जो डिजेबिलिटीज़ उस टाइम पे इम्पोज थी उनके, तो ये बता रहे हमारे पूर्व जन्म के फल है। तो उस टाइम पे ये चर्चा रही होगी, उस टाइम का ये कॉन्वर्सेशन रहा होगा। तो ये डॉक्टर ऋषिकेश कांबळे जो ब्लैक मूवमेंट, ब्लैक मूवमेंट जो हाँ ठीक है, जो पोएट्री मूवमेंट उधर है उससे कंपेयर कर रहे हैं ये दलित कविताओं को। अच्छा, ये उसकी किताब तो है। उनके बीच में एक कॉमन लिंक तलाशने की कोशिश होगी। अब जैसे दलित पैंथर भी है, वो ब्लैक पैंथर से इंस्पायर्ड है। हाँ। तो बहुत बार भारत में जो दलित मूवमेंट्स है, वो जब आइडियोलॉजिकली जो कनेक्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्लेवरी अमेरिका में थी, यानी जो अपार्थीड है, उनसे कनेक्शन ढूंढने की, यानी आपको दिखेगा लिटरेचर में भी और सोशल मूवमेंट्स में भी। अगर आप दलित पैंथर के बारे में थोड़ा और ज़्यादा विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप उन कवियों को पढ़ें और ख़ासकर उस मूवमेंट के बारे में पढ़ें इंटरनेट पे, क्योंकि मैंने भी वहीं से पढ़ा, अक्षय ने ज़्यादा करीबी से कहीं से पढ़ा होगा, और कई आपके पास सबसे उपलब्ध रिसोर्स, अच्छा रिसोर्स है वो इंटरनेट ही है। तो दलित पैंथर के बारे में आप इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, और अगर आप उनके दलित पैंथर से निकले एक बड़े नेता जो अभी सांसद भी हैं, उनके बारे में आप सुनते रहते होंगे, उनका नाम है रामदास आठवले। रामदास आठवले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले ग्रुप के नेता हैं, सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो उनको ख़राब तुकबंदियाँ करने के अलावा ही उनकी पहचान नहीं रही, ख़राब तुकबंदियाँ करना। उनकी एक पहचान है कि वो उस दलित अवेकनिंग के कॉल से, जो महाराष्ट्र जनता है, जो दलित पैंथर कहते हैं, वो वहाँ से आने वाले नेता हैं। इसके अलावा नामदेव ढसाल, जिनका जिक्र अभी कुछ देर पहले कर रहे थे, उनकी कविताओं के बारे में, उनकी कविताओं को आप पढ़ सकते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये है रामदास आठवले, ये रहे नामदेव ढसाल,
जिनके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था। और बटालियन पे एक किताब है आपके पास, क्या नाटक है ये? ये डॉक्यूमेंटेशन है शायद। नहीं, नाटक है, ये नाटक है भाई। हाँ, ये पात्र परिचय है। बाजीराव। हाँ, अगर आप भीमा कोरेगांव के बारे में पॉपुलर रेफरेंसेस जो है वो अगर आप नहीं जानते होंगे, जहाँ पर हुई हिंसा और वहाँ पे हिंसा पे के आरोप में जिनको जिनको बंद किया उनमें से कुछ कस्टडी में ही चले गए, अपनी जान गंवा बैठे, मतलब बीमारियों की वजह से, और कुछ लोग अभी भी कस्टडी में हैं, कुछ एक लोगों को बेल मिली है, और लगातार ये बहस चल रही है कि क्या है। और भीमा कोरेगांव के बारे में ब्रीफ में एक परिचय देंगे उस बारे में हमारे साथी अक्षय। तो भीमा कोरेगांव की लड़ाई ये एंग्लो मराठा वॉर का 3rd वॉर के ड्यूरेशन की है। 1818 अगर मैं एग्जैक्ट टाइम लाइन कोट करूँ तो तब पेशवा जो है बाजीराव 2nd पेशवा है उस टाइम पे, और महार कम्युनिटी जो उस टाइम पे अनटचेबल्स जिन्हें माना जाता था, तो वो अंग्रेज़ों के साइड से लड़े हैं। तो उनके लिए ये स्वाभिमान की लड़ाई भी है कि शिवाजी महाराज के टाइम पे जब सारा महाराष्ट्र एक छत के अंदर शिवाजी महाराज के लिए लड़ रहा है, मराठी अस्मिता के लिए लड़ रहा है, फिर ऐसे आरोप लगाए जाते हैं कि जब पेशवाई आई है तो उन्होंने जो कास्ट सिस्टम है उसको ज़्यादा तवज्जो दी ना कि यूनिटी को। तो जो महार सैनिक शिवाजी महाराज के आर्मी में थे वो फिर पेशवाओं के जब पेशवा पावरफुल हो गए तो तब आर्मी में उनको निकाला गया। तो जब ये भीमा कोरेगांव की लड़ाई के जब जिक्र करते हैं यानी 1818 में 3rd एंग्लो मराठा वॉर में, तो महार्स जो है वो ब्रिटिशर्स के साइड से लड़ रहे हैं। तो और ऐसे कहा जाता है कि सिर्फ 500 महारों ने मिलके ये लड़ाई लड़ी थी मराठा सैनिकों के विरोध में अंग्रेज़ों के साथ मिलके, और वो जीत चुके थे। और ये उनके लिए विक्ट्री जो है सिर्फ एक बैटल नहीं है, उनका जो डिग्निटी है, ये इस विक्ट्री के इससे वो अपनी डिग्निटी भी रिक्लेम कर रहे हैं। तो ये पूरा वॉर जो भीमा कोरेगांव का है उसके ऊपर है। आइए अक्षय, और दुकानों पे चलते हैं, जल्दी वीडियो भी रैप करते हैं, फिर कुछ खरीदारी भी करते हैं हम लोग। अच्छा, आ जाइए। हाँ, क्या बोल रहे हो अक्षय? मैं घूमते घूमते एक डॉक्यूमेंटेशन देख रहा था, तो शिवाजी महाराज के बहुत सारे पेंटिंग्स हैं। तो शिवाजी महाराज की पेंटिंग्स हैं? जी जी। कहाँ पे? उधर है, मुझे पता है इधर ही। मैं तो कैमरे पे बोल रहा हूँ, इधर कहाँ है? मुझे पता किधर है। मैं रास्तों के मामलों में थोड़ा सा कमजोर हूँ, इसलिए अपने सीनियर का हाथ पकड़ के मैं आगे चल कैमरे पे खराब। तो उन पेंटिंग्स का एक कंपाइलेशन मैंने देखा कि कैसे हम जानते हैं शिवाजी महाराज कैसे दिखते हैं। तो उस स्टॉल पे चढ़ते हैं और उनसे चर्चा करते हैं कि कैसे उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है शिवाजी महाराज की पेंटिंग्स ना? जी जी। अच्छा। चूँकि महाराज की पेंटिंग दुनिया भर में है, कुछ पेंटिंग्स लंदन में रखी गई है, कुछ बर्लिंग में रखी गई है। तो उन्होंने पूरा मैप किया है कि कौन सी पेंटिंग कहाँ पे है और किस टाइम ड्यूरेशन में बनी है। ये पेंटिंग है जी, ये यहाँ प्रसाद तारे जी ने ये सब कुछ काम किया है। छत्रपतींचे चित्र वैभव। अगर मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी, ये देखिए, काफ़ी डिटेल में उन्होंने बताया कि कौन से टाइम पे किसने शिवाजी महाराज का क्या जिक्र किया था। जो मेन डॉक्यूमेंटेशन है मूल कागज पत्र प्रमाणे, अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से जो भी शिवाजी महाराज कैसे दिखते थे उनका वर्णन किन किन लोगों ने किया है। तो ये सबसे पहले परमानंद नेवासकर इन्होंने किया है 1673 के पहले। फिर आता है परकाल दास जो राजस्थान के हैं। फिर जो फॉरेनर यहाँ पे कोई आए होंगे, कॉस्मी द ग्वार्ड गोवा के हैं, उनका जिंदो थिवेनो जो फ्रांस से आए हैं, उनका टाइमलाइन के हिसाब से जिक्र है किसने कब कब किया है। और सबसे फेमस पेंटिंग महाराज की जो है, आप अगर दिखा पाए तो, नहीं, सबसे पहली जो पेंटिंग है यानी अर्लीस्ट जो कहा जाता है तो पूरा उसका जी, ये
ये सबसे अर्लीस्ट पेंटिंग्स में से जो अभी लंदन में रखी है। सबसे पहली पेंटिंग शिवाजी महाराज की है, पहली नहीं, अब यानी रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड, हाँ हाँ। वो। और अगर आप विकिपीडिया पे भी देखें तो शिवाजी महाराज का जो फोटो दिखाया जाता है वो इस पेंटिंग पेंटिंग पे के ही आधार आधारित पे जी। बना हुआ है। अच्छा, और ये लंदन में रखी है, काफ़ी डिटेल्ड इसमें मैपिंग की है। ये जो नेदरलैंड में है, ये हेग में रखी हुई हेग में है। रखी है। ओके। टोटल 33 Paintings अलग हैं। अलग पेंटिंग्स है, ये मुंबई में रखी ये है। मुंबई में रखी हुई है। ओके ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग। पेरिस पूरा में पेज ही है मतलब उसका। मैं वही आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ। मैं एक इस पे थोड़ा मैं हाँ। ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। हाँ। अब इस पेंटिंग में आप देखिए, सारे लोग जो है वो फ्रंट फेसिंग राइट है, यानी फ्रंट फेसिंग है। हम्म, और ये जो साहब है, ये ही सिर्फ थोड़ा महाराज की तरफ देख रहे हैं। हाँ। इसे क्या कहते हैं सर, ये पताका जो है? सूर्य फूल। सूर्य फूल। सूर्य फूल, अब्दागिरी अब्दाली, अब्दागिरी अब्दागिरी, इसको अब्दागिरी कहा जाता है, जो एक रॉयल सिंबल भी है और उसके साथ साथ महाराज के ऊपर छाव रहे, धूप ज़्यादा ना रहे, इसका भी काम कर रहे चेहरे पे। तो इसलिए ये जो अब्दागिरी हैं। व्यक्ति है वो इधर देख रहे हैं, और बाकी सब फ्रंट फेसिंग है। अच्छा, ये उड़ते रुमाल, ये जो पीछे रुमाल, ये चिन्ह है, राज चिन्ह। ये सोनेरी भाला है। ये अब्दागिरी की मैं जो बात कर रहा था, अच्छा, वो सूर्यपान अब्दागिरी ना। जी, ये वो है। अच्छा। ये एम्स्टर्डम में रखी हुई पेंटिंग्स हैं। बहुत कम ऐसी पेंटिंग है महाराज की कि जिनकी जिस पेंटिंग में महाराज की दोनों आंखें दिखे। यूजुअली साइड फेसिंग, साइड प्रोफाइल्स हैं सारी। हाँ, तो ये वो है, क्योंकि महाराज का आमना सामना करना ये जी। के सामने खड़ा रहना होता ये किताब कब प्रकाशित हुई सर? है। इसको लगभग 1 साल हो गया अभी। हाँ। हाँ, ये प्रकाशित हुआ। ये इसकी मेन मास्टर बुक ये है। इसकी हार्ड बाउंड होगी मेरे ख्याल से, ये आपने निकाला होगा पेपर बैग में। पूरा encyclopedia है उसके बारे में। सॉरी, फिर से कैम माइक बोली भैया। ये जो है ये तो सिर्फ फोटोग्राफ्स के लिए है, लेकिन ये जो है ये इसमें एनसाइक्लोपीडिया है। अच्छा। अदर देन फोटोग्राफ्स, शिवाजी महाराज जी के खुद के वाक्य तथा अच्छा। उनका अर्थ, उनके व्यक्तिमत्व के पहलू, उनके शिल्प, इसके बारे में भी इसमें डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंटेड है। ये भी एक तस्वीर है ना। अभी कल जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने छावा मूवी का जिक्र किया था, हाँ। तो ये छत्रपति संभाजी महाराज है, उनका चित्र है ये। उन्होंने छावा मूवी का जिक्र किया है कल। जी, जी। क्या बोले? वो बता रहे थे कि मराठी जी, यानी मराठी जो बॉलीवुड है उसके इतर जो मूवीज है आजकल पूरे देश में देखी जाती है, और हाँ। छावा की धूम चल रही है, ये कोट किया था उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा। ये युद्ध के दौरान का कोई सीन लग रहा है, ये मुंबई में रखा गया है। बस 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 बस, लोगों को किताबें खरीदने का मौका भी दीजिए। ये ऑथर है उनकी, जो आ रहे हैं। प्रसाद। ये खुद ऑथर है। अच्छा प्रसाद तारे अच्छा, से- इनसे ही तो बात हुई थी अभी आपकी ना। बस किताब के बारे में ही चर्चा कर रहे थे सर हम लोग। बढ़िया। बहुत बढ़िया काम है, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। यस। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि कैमरे पे आपको सारी पेंटिंग्स नहीं दिखाएंगे, किताब ख़रीद लीजिए। श्री विमल पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड से छपी होगी, आप ख़रीदेंगे तो किसी काम करने वाले को बल मिलता है, किसी काम करने वाले को शक्ति मिलती है आपके किताब ख़रीद के पढ़ने से। किताब ज़रूर ख़रीद के पढ़ें, किताब पढ़नी चाहिए, और किताब बांटें ना, किताब मांगे ना। किताब मांग लेते हैं तो लौटा दिया करें, जैसे मेरी किताब मेरे दोस्तों से ली हुई है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मेरी किताब मुझे समय से लौटा दें। और इसके अलावा अब जो बातें होने वाली हैं इस वीडियो में पिछले अगले 3-4 मिनट में, वो हैं साहित्येतर बातें। मतलब पुस्तक मेले में, साहित्य सम्मेलन में जो कुछ और अट्रैक्शंस पॉइंट हैं, हम उन पे चर्चा करेंगे। जैसे बाल भारती है, जहाँ की छपी हुई किताबें अक्षय अपने बचपन में पढ़ चुके हैं। जैसे यहाँ पे एक साहब बैठे हुए हैं, और साहब ने एक बड़ी खूबसूरत सी, अगर आप उनको अपना नाम बताते हैं तो वो नाम का एक वो बना देते हैं, आपके नाम का एक सिग्नेचर बनाते हैं, और 4 अलग अलग स्टाइल्स में बनाते हैं। उन्होंने मेरे नाम का सिग्नेचर दिखा दो यार ज़रा सा। मेरे नाम का सिग्नेचर बना के मुझे गिफ्ट भी किया था अभी, तो
वो कुछ ऐसा है। सामने लिखा है सिद्धांत मोहन, और निकालो अंदर से। और अंदर से इन 4 तरीकों से उन्होंने सिद्धांत मोहन, सिद्धांत मोहन, सिद्धांत मोहन, सिद्धांत मोहन, सिद्धांत मोहन और ये सिद्धांत मोहन लिखा था। तो हाँ, मैं उनको भी दिखाई देता हूँ। तो इनके स्टॉल का नाम है मी मराठी माझी स्वाक्षरी मराठी, तो इनका नाम है। सर आप मुझे बस अपना नाम बता दीजिए, फिर मैं आपका वक्त नहीं लूंगा ज़्यादा। मैं अपने दर्शकों को इसके बारे में दिखा रहा था। आपका नाम क्या है सर? गोपाल वाकोडे। गोपाल वाकोडे, कहाँ के रहने वाले हैं सर? बुलढाणा जिला, महाराष्ट्र। बुल्ढाना के। ठीक है सर, आप बहुत सुंदर काम कर रहे हैं, और फिर से मैं कैमरे पे भी आपको आपके गिफ्ट के लिए शुक्रिया कह रहा हूँ। और आप जो करें, आपको यश मिले, खूब सारी ख्याति मिले, और खूब सारा सहयोग मिले लोगों का, और आप नेताओं के भी बनाएं सिग्नेचर। ये भी एक अभिलाषा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसके अलावा एक अट्रैक्शन ये भी है। शुभ, पकड़ लोगे ब्रो इसको अंदर कर देना, वरना वो ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा एक अट्रैक्शन एक ये और भी है कि जब हम बाहर जाएंगे तो वहाँ पे एक साहब बैठे हैं जो लड़ गए, फिर मिल गया। बाहर एक साहब हैं जो कैरिकेचर्स बना रहे हैं लोगों के। हम उनसे कैरिकेचर्स बनवाएंगे, और मान के चलिए कि ये वीडियो एंड होने वाला है। अपना ख्याल रखिएगा, लल्लन टॉप देखते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जी बिल्कुल मस्त रहिए। वड़ा पाव खाते रहिए। ठीक है, ये भी सुन सकते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का।